ख़वातीन कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। अम्मा ने जब अपना इरादा जाहिर किया तो मैं भड़क उठी। क्या हो गया है माँ? क्यों बेटी, इसमें कौन सी बात हो गई? क्या मैं गैर शरई, गैर अखलाकी और गैर कानूनी हरकत कर रही हूँ? वो तो ठीक है अम्मा, के इनमें से कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मुआशरा क्या सोचेगा? महल्ले वाले क्या सोचेंगे? खानदान वाले क्या कहेंगे? अम्मा, किसी को भी कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। तुम्हारे बाप के मरने के बाद ये लोग हमारा ख्याल नहीं रखते और ना ही उन्होंने मेरी और तुम्हारी परवरिश की है। इनको बोलना भी नहीं चाहिए बेटी। बात यह थी कि माँ ने अपनी शादी का इरादा जाहिर किया था। मेरे अबू की मौत को 3 साल हो चुके थे। ये शब और रोज हमने किस तरह गुजारे थे ये हम ही जानते हैं। शुक्र है कि छोटा ही सही लेकिन मकान अपना था, वरना हम दर दर की ठोकरें खाते रहते और कोई पूछने वाला नहीं होता। मेरी उम्र इस वक्त 17 बरस की थी, जबकि अम्मा ज्यादा से ज्यादा 35 की होंगी। उनकी शादी बहुत कम उम्री में हो गई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि माँ बहुत खूबसूरत और शादाब किस्म की औरत थी। हम दोनों जब साथ निकलते तो देखने वाले हमें बहनें समझा करते। अल्लाह ने मेरी माँ को बेहद खूबसूरत बनाया था। मैंने ऐसी सदाबहार किस्म की औरतें कम ही देखी होंगी। वो पढ़ी लिखी भी थी, इसीलिए उन्हें एक फर्म में जॉब भी मिल गई थी, जबकि मैंने अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया था। उन्हीं के फर्म में एक शख्स था, असद। इसने माँ को शादी की ऑफर कर दी थी और माँ भी इस शादी के लिए सीरियस हो गई थी। वैसे तो ये कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वही मुआशरा। मैंने एक बार फिर माँ को समझाया, देखो अम्मा, बात यह है कि जब तुम शादी करोगी तो सब यही कहेंगे कि जवान लड़की घर में बैठी हुई है और माँ को शादी की सूझ गई है। बेटा, मैं ये शादी अपने शौक के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। पहली बात तो यह कि घर में मर्द का होना बहुत जरूरी होता है। 1000 तरह की बलाएं कट जाती हैं। लोग इस घर की तरफ मैली निगाह से नहीं देखते। मेरा मतलब है कि मर्द घर का मुहाफिज होता है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी शादी के अखराजात कहाँ से पूरे होंगे। इसके लिए असद ने कहा है कि यह जिम्मेदारी खुद उसकी होगी। फर्म में इसकी अच्छी सैलरी है। इसके अलावा इसने कुछ पैसे भी जमा कर रखे हैं। सब मिलाकर तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत कर सकेंगे। और जहां तक खानदान वालों का ताल्लुक है तो उनकी बात ही फजूल है बेटा। मैं समझ गई कि माँ ने मुस्तहकम इरादा कर लिया है और मेरे समझाने पर भी कुछ नहीं होगा। अब मैं उन पर ज्यादा जोर भी नहीं डाल सकती थी। इसके अलावा वो समझदार और पढ़ी लिखी भी थी। उन्होंने कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा ना। लेकिन मैंने इतना जरूर कहा, माँ ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि इस मकान को किराए पर दे दो। हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है। माँ ने मेरी तायीद की। कुछ और तो नहीं कहना है तुम्हें? सिर्फ एक बात और अम्मा, मैं इस शख्स से जरूर मिलना चाहूंगी जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने जा रहा है। सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी में भी। माँ ने कहा, तुम उसका इसी तरह एहतराम करोगी जिस तरह अपने अबू का करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है। उसे मालूम है कि तुम मेरी जवान बेटी हो। इसके बावजूद वो मुझसे शादी करके हमें सहारा देने को तैयार है। फिर एक दिन असद हमारे घर आ गया। माँ ने इसे चाय पर मदऊ किया था। उसे देखकर मैं तो दम ही रह गई थी। वो एक जवान आदमी था और खासा माकूल सूरत, यानी वो ऐसा आदमी था जिसके लिए कोई भी कनवारी लड़की का रिश्ता आ सकता था। लेकिन वो माँ से शादी करना चाह रहा था, जो एक बेवा थी और जिसकी बेटी 17-18 बरस की हो चुकी थी। ये बात बहुत हैरत की थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो माँ से कम 10-12 साल छोटा होगा। अम्मा उसके आगे पीछे बिछी जा रही थी। वैसे भी वो एक माकूल और मुहज़्ज़िब इंसान दिखाई दे रहा था। इसने बड़े सलीके और तहजीब के दायरे में रहते हुए मुझसे बातें की थी। मेरी तालीम वगैरह के बारे में मुझसे पूछ रहा था। मेरा दिल चाहा कि इससे पूछूं कि आखिर वो मेरी माँ से क्यों शादी कर रहा है। सच तो यह है कि यह सब मुझे बहुत बुरा लगा था। इसके जाने के बाद अम्मा ने जब इसके बारे में मेरी राय दरियाफ्त की तो मैंने कहा, नहीं अम्मा, ये शादी नहीं होनी चाहिए।
नहीं होनी चाहिए, पर वो क्यों बेटा? क्योंकि इस शादी के बाद अफवाहों और शक के 1000 पहलू निकल आएंगे अम्मा। हाँ, अगर कोई उम्र रसीदा आदमी होता तो फिर कोई मजाका नहीं था। लोग 1000 तरह की बातें बनाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, और सबसे खतरनाक बात यह है कि मैं बदनाम हो जाऊंगी अम्मा। क्यों बेटा, इसमें तुम्हारी क्या बदनामी होगी? अम्मा, तुम इतनी भोली हो कि ऐसी बातें समझ ना सको। लोग ये कहेंगे कि इस आदमी ने बेटी पर डोरे डालने के लिए माँ से शादी कर ली है। माँ ये सुनकर खामोश हो गई थी। शायद उन्हें ये एहसास हो गया था कि मैं ठीक ही कह रही हूँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर वही बात की। यानी वो इस शादी के लिए बेताब थी, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो हर हाल में शादी कर लें। और जब उनकी जिद बहुत बढ़ गई तो फिर मैंने भी इस शर्त पर इजाज़त दे दी कि हम ये मकान बदल लेंगे। हमने वो मकान बदल लिया। अपना मकान किराए पर दे दिया था, क्योंकि हमें असद के मकान में शिफ्ट हो जाना था, जो अकेला आदमी था। मैं इस शादी से खुश नहीं थी। 1000 तरह के अंदेशे लाहिक हो गए थे, लेकिन माँ ने जैसे मुझे मजबूर ही कर दिया था। शादी बहुत सादगी से हुई, जाहिर है हमारी तरफ से सिवाय मेरे और कोई भी नहीं था, जबकि असद की तरफ से इसके कुछ दोस्त जमा हो गए थे। इस वक्त में कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। इस रात अबू को याद करके बहुत देर तक रोती रही थी। ये आदमी असद किसी तरह भी अबू का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, और इस शख्स के प्यार में यकीनन कोई खूट था, वरना कौन लड़का अपने से इतनी बड़ी औरत से शादी करता है, चाहे वो जैसी भी हो। दूसरी सुबह मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अजीब तरह की शर्मिंदगी हो रही थी। खुद अम्मा ही नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। नहीं अम्मा, मैं नाश्ता नहीं करूंगी, जरा भी ख्वाहिश नहीं है। बेवकूफ न बनूं। कब तक भूखी रहूगी बेटा, और असद भी तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा अम्मा, फिर अब मेरा नाश्ता यही ले आए। बुरी बात है बेटे, असद क्या कहेंगे? आ जाओ, शाबाश। और मैं माँ के मजबूर करने पर उनके साथ नाश्ते की मेज पर आ गई। असद मेरा इंतजार ही कर रहा था। उसने बड़ी भरपूर निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर बहुत नर्म लहजे में पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना नीलोफर? जी हाँ ठीक है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? उस वक्त तो मैं भड़क उठी। कैसी बात कर रहे हैं आप? नाराज होने या ना होने का दारोमदार तो ताल्लुक पर होता है। जब मेरा आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर मैं क्यों नाराज होने लगी? इसके चेहरे का रंग बदल गया था। माँ ने मुझे टोक दिया, नीलोफर ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, अब कुछ ना कहीं, असद ने माँ से कहा। नीलोफर की कशमकश को मैं समझ रहा हूँ। इसने जो कुछ भी कहा है ये एक फितरी रद्द अमल है, इसलिए उसे मना ना करें। लेकिन नीलोफर, कुछ दिनों के बाद खुद एहसास हो जाएगा कि मैं किस नेचर का इंसान हूँ। मैं अब वहां नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उठकर अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखें फिर भर आई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हे भी आएंगे। घर की फिजा कशीदा सी हो गई थी। मैं अपने आप को बहलाने और मसरूफ रखने के लिए एक स्कूल में मुलाजमत कर चुकी थी। स्कूल से वापस आकर मैं अपने कमरे में बंद होकर रह जाती। मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं असद के सामने ना आया करूं। हालांकि अभी तक ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे इसकी नीयत का अंदाजा हो सकता था, लेकिन न जाने क्यों वो जब मेरे सामने आता मुझे अपने जिस्म पर उसकी निगाहें मंडलाती हुई महसूस हुआ करती। माँ ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। दोनों बहुत खुश थे। एक साथ दफ्तर जाना, एक साथ दफ्तर से वापस आना, फिर शाम के वक्त कहीं तफरीह के लिए चले जाना। माँ को तो जैसे नई जवानी मिल गई थी। शबो रोज इसी तरह गुजरते रहे कि एक दिन एक अजीब बात हो गई। मैं ये नहीं कह सकती कि यह सब कुछ माँ ने जानबूझकर किया या वो इत्तेफाकन घर से बाहर थी, वरना अब तक माँ ने मुझे असद के साथ घर में अकेला नहीं रहने दिया था। लेकिन इस शाम वो घर में नहीं थी और मैं अपने कमरे में थी जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। दरवाजा खोला तो असद खड़ा था। शायद वो कहीं बाहर से आया था। तुम्हारी माँ कहाँ है? पता नहीं, मैं नहीं जानती। मैं अपने कमरे में थी। क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगी? आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारी माँ होती तो शायद मैं तुम्हें कभी जहमत नहीं देता। ओके। मैं सामने से साइड पर हो गई थी।
दिल चाहा कि मैं दोबारा दरवाजा बंद करके बैठ जाऊं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था। फिर सोचा कि ये मेरी बुज़दिली होगी। आखिर एक घर में रहना है तो इस तरह कब तक खुद को लिए दिए रखूंगी। इसलिए मैंने इसके लिए चाय बनाई और लाउंज में लेकर पहुंच गई। इसने मुस्कुराकर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं चाय रख के जाने लगी तो उसने आवाज देकर मुझे रोक लिया। नीलोफर, जरा मेरी बात तो सुनो। जी फरमाएं। मैं इससे कुछ परे खड़ी हो गई थी। तुम मुझसे नाराज नाराज क्यों रहती हो? नहीं तो ये मेरी आदत है, मैं जरा तन्हाई पसंद हूं। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इसने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं उसके सामने बैठ गई। वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, देखो नीलोफर, ये दुरुस्त है कि जो कुछ हुआ है वो जरा मुख्तलिफ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे शक की निगाहों से देखा करो। मैं चाहे जैसा हूं, बदनीयत और बदफितरत नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे दरमियान नाम का सही एक रिश्ता तो है। ये रिश्ता एक दूसरे पर एतमाद का होता है। जैसे एक घर में एक साथ रहना है, तो फिर ऐसी नाराजगी किस लिए? देखें असद साहब, मैं ये 10 दफा कह चुकी हूं कि नाराजगी वहां होती है जहां किसी से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता हो। और जब मेरा आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं तो फिर कैसी नाराजगी? आपका रिश्ता मेरी माँ से है तो मुझसे तो नहीं है ना, लेकिन माँ के हवाले से तो कोई रिश्ता हो सकता है ना। नहीं, मैंने सख्ती के साथ इनकार में अपनी गर्दन हिला दी। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है तो ना करो, लेकिन कम अज कम घर के मामलात में तो दिलचस्पी लो, क्योंकि ये घर तो हम सब का है ना। इस दिन के बाद मैंने अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी कर ली। मैं कभी कभी इसके सामने भी आ जाया करती, लेकिन इससे बात करने के सिलसिले में बहुत मोहतात रहती। फिर एक दिन माँ ने मुझसे कहा, नीलोफर, असद ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तलाश किया है, तो अब वो इस अंदाज से अटैक करना चाहता है। क्या हुआ है तुमको? इसके बारे में क्यों इतनी बदगुमान हो? वो बहुत भले आदमी है। माँ छोड़ी ये सब, अगर मुझे रिश्ता तलाश करना हुआ तो मैं खुद कर लूंगी। आपके असद साहिब को ऐसी जहमत करने की जरूरत नहीं है। माँ ने फिर इस मौजू पर कोई बात नहीं की। मैं असद जैसे लोगों की नीयत से वाकिफ थी, इसलिए मुझे हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना था। असद ने यकीनन अपने किसी दोस्त से मेरे बारे में बात की होगी। शादी ना होती तो मैं उसके चुंगल में फंस जाती। ये लाजमी तौर पर कोई प्लानिंग होगी कि शादी के बाद मुझे मजबूर कर दिया जाए। मैं इस किस्म की कई कहानियां पढ़ चुकी थी, इसलिए मैंने असद और उसके लाए हुए रिश्ते से अपना दामन बचा लिया था। लेकिन सवाल यह था कि मैं आखिर इस किस्म के हालात में कब तक रह सकती थी। शादी तो करनी थी, और वो भी बहुत जल्द। मैं जितनी जल्द इस मकान से रुखसत हो जाती मेरे लिए बेहतर था। देर होने की सूरत में खराबियां पैदा हो सकती थी, लेकिन शादी हो तो किससे हो? ये एक अजीब सूरत हाल थी कि अब तक मेरी किसी से दोस्ती नहीं हो सकी थी। ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं मोहब्बत के दावे कर सकती। किसी ने मुझसे मोहब्बत की कोई बात भी नहीं की थी। ऐसा जिंदगी में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बस एक सीधी सादी सी जिंदगी गुजारती चली आ रही थी। कोई था मेरा? कोई भी तो नहीं। लेकिन फिर एक दिन कोई मुझे मिल ही गया। वो स्कूल में अपने छोटे भाई के दाखिले के लिए आया था। दोनों भाई बहुत खूबसूरत थे। छोटे भाई का नाम नवीद था, जबकि इसको लाने वाला बड़ा भाई उबैद, एक खूबसूरत, मुहज्जब और पढ़ा लिखा नौजवान, जिसका लहजा और जिसके अंदाज ये बता रहे थे कि वो एक मुहज्जब इंसान है। इसने मुझे देखा तो सही, लेकिन इन निगाहों की कैफियत सताइशी थी। इनमें किसी किस्म की हवसा आमियानापन नहीं था। इसके भाई का एडमिशन हो गया था। वो किसी और स्कूल से ट्रांसफर होकर आया था, और वो जिस स्कूल से यहाँ आया था वो भी शहर का एक बहुत बड़ा और अच्छा स्कूल था। ये मेरी उबैद से पहली मुलाकात थी। मैं घर आकर भी इसके बारे में सोचती रही। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए। उबैद भी बिलाशुबा ऐसा ही था। इसके बाद बहुत दिनों तक इससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक दिन एक ऐसी बात हुई जिसने मुझे हैरान ही कर दिया। इस वक्त मैं कापियां स्टाफ रूम में चेक कर रही थी। नवीद इस वक्त बड़े अदब के साथ मेरे सामने ही खड़ा था। फिर उसने अचानक मुझसे पूछा, मिस, आप जानती हैं कि मैं इस स्कूल को छोड़कर आपके स्कूल में क्यों आया हूं? नहीं तो मुझे क्या मालूम। आपके लिए मिस।
मेरे लिए क्यों? उबैद भाई मुझे जबरदस्ती आपके स्कूल में लेकर आए हैं। वो कह रहे थे कि आप उन्हें अच्छी लगती हैं। उन्होंने शायद आपको कहीं देखा था, इसलिए उन्होंने आपके स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया। वो जो कुछ बता रहा था वो मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज था। ये एक अजीब बात थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क उठा था कि कोई हद ही नहीं। नवीद गलत बयानी नहीं कर सकता था। वो तो बहुत अच्छा बच्चा था। तो शायद उबैद ने मुझसे राव रस्म पैदा करने के लिए ये तरीका सोचा था। लेकिन कितना हैरत अंगेज और अनोखा तरीका था। अच्छा अच्छा, अपने काम पर ध्यान दो और हर एक को ये बात बताते मत रहना। यस मिस। मिस में किसी से क्यों कहने लगा? मैंने इसकी कापियां चेक करके इसके हवाले कर दी और सोचती रह गई कि आज वो ये क्या कह गया है। कैसी बात कर दी इसने? उबैद ने मुझे कहाँ देख लिया था? जो भी है, इसने मुझसे जान पहचान के लिए बहुत मुहज्जिब रास्ता इख्तियार किया था। फिर एक दिन खुद उबैद अपने भाई की प्रोग्रेस मालूम करने के लिए बहाने से स्कूल आ गया। मैं उसकी आमद का मकसद समझ चुकी थी। मैंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा, उबैद साहब, आप ये बताएं, अपने अपने भाई को इस स्कूल में क्यों दाखिल किया है? स्कूल की रेपुटेशन अच्छी है इसीलिए। उबैद साहब प्लीज, मैं सच सुनना चाहती हूँ। आप जो कुछ कह रहे हैं वो आधा सच तो हो सकता है, लेकिन पूरा सच नहीं। ठीक है, तो फिर पूरा सच ये है कि तुम्हारे लिए। पर आखिर क्यों? अब इसका मैं इसके अलावा क्या जवाब दे सकता हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगी थी। मुआफ करना, मैं जरा बेतकल्लुफी से तुम्हें मुखातिब कर रहा हूँ, लेकिन किसी की पसंद नापसंद पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती ना। और ये कोई जुर्म या गुनाह भी नहीं है। बाज मामलात ऐसे भी होते हैं कि इंसान उनके सामने बेबस होकर रह जाता है। ये पसंद का मामला भी ऐसा ही होता है। बहुत खूब। आपने मुझे कहाँ देखकर पसंद कर लिया? रास्ते में। मैंने एक बार रास्ते में, फिर एक बार मार्केट में देखा था। और मैंने जब तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि तुम इस स्कूल में पढ़ाती हो, और अपने मुझसे कुर्बत के लिए अपने भाई का यहाँ ट्रांसफर करवा दिया। हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी लड़की को रास्ते में रोक कर इससे जबरदस्ती बातें करने की कोशिश करने लगते हैं। इसकी ऐसी बातें मुझे अच्छी लग रही थी। इससे यह अंदाजा भी हो गया था कि वो अपनी फितरत में एक अच्छा इंसान है। कहाँ तो जिंदगी भर मोहब्बत नाम की कोई चीज मेरे पास नहीं आई, और कहाँ यह हाल के मांगे बगैर मोहब्बत मिल गई थी। मोहब्बत करने वाला खुद चलकर मेरे पास आया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर सच्ची मोहब्बत दरवाजे पर आ जाए तो उसके लिए रास्ता खोल देना चाहिए। फिर मैंने उबैद के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। हम में मुलाकातें होने लगी। अब मुझे पूरी दुनिया खूबसूरत दिखाई देने लगी। घर का माहौल भी खुशगवार सा महसूस होने लगा। असद और माँ ने मेरे इनकार के बाद फिर मुझसे रिश्ते की बात नहीं की, और ये अच्छा ही था, वरना खामखा घर की फिजा में बदमज़गी पैदा होती। मैं और उबैद पूरी तरह एक दूसरे के हो गए। मैं जैसे जैसे इसके करीब होती जा रही थी वैसे वैसे उसकी खूबियां मुझ पर खुलती चली जा रही थी। इसने आला तालीम हासिल कर रखी थी। एक बहुत बड़ी फर्म में आला ओहदे पर था। इसके वालिदैन हयात थे, वो भी पढ़े लिखे थे। इससे छोटे दो भाई थे, एक तो नवीद और दूसरा जावेद, जो कॉलेज में था। इसके मिजाज का ये आलम था कि उसने अभी तक मुझसे दरियाफ्त नहीं किया था कि मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। एक शाम में ने खुद ही ये जिक्र छेड़ दिया, उबैद, तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते हो? नीलोफर, में तो सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे बैकग्राउंड से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। फिर भी जानना तो चाहिए कि मैं कौन हूँ, किन हालात में जिंदगी गुजार रही हूँ। तुम ही बता दो। मैंने इसे पूरी तफसील बता दी। सब कुछ सुन लेने के बाद इसके रवैये में कोई फर्क नहीं आया। मान लिया कि यह सब कुछ है, तो इससे क्या फर्क पड़ गया? क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और मेरा बाप एक जवान आदमी है? मेरी माँ से बहुत कम उम्र का है, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई? इस किस्म के लाखों वाकयात हैं। बुराई ये होती है कि अल्लाह ना करे तुम्हारी माँ किसी गलत राह पर चलने लगती। उबैद, ये तो सोचो कि इस आदमी ने मेरी माँ से शादी क्यों कर ली। तुम भी अजीब हो। तुम ये बताओ, क्या इस शख्स ने तुम्हारे साथ कभी कोई गलत हरकत की है? नहीं, अब तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो फिर भूल जाओ इसको।
अपनी फिक्र करो। लेकिन इस कहानी में एक बात जरा खतरे वाली है। असद किसी शख्स से मेरी शादी करवाना चाहता है और जाहिर है कि इसने ये रिश्ता किसी प्लानिंग के तहत ही सोचा होगा। हाँ, ये बात खतरनाक हो सकती है और अगर इस शख्स ने ज्यादा दबाव डाला तो मुमकिन है कि तुम्हारी माँ मजबूर ही हो जाए। इसी बात का तो डर है। तो फिर इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें हासिल करने में जल्दी करूं। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे बैकग्राउंड को जानने के बाद तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे? उबैद ने जो कहा था वो कर कर दिखाया। उसने अपने घर वालों को ना सिर्फ राजी कर लिया था बल्कि वो पैगाम लेकर भी मेरे घर आ गए। इस वक्त खुदा जानता है कि असद ने किस दिल के साथ उनका इस्तकबाल किया होगा। बहरहाल माँ बहुत खुश थी और उन्हें खुश भी होना चाहिए था। उबैद के घर वाले भी मुहज्जिब थे, ऐसे लोग जिन्हें किसी किस्म का लालच नहीं था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि उन्हें सिर्फ लड़की चाहिए। इस रिश्ते के लिए मेरा शागिर्द नवीद भी आया था। दरअसल वही बच्चा मेरे और उबैद के दरमियान पल बना था। वो शायद सबसे ज्यादा खुश था। बहरहाल ये रिश्ता तय पा गया, तारीख भी मुकर्रर हो गई और हम दोनों एक हो गए। असद के मंसूबे धुरे रह गए थे। मेरी ससुराल बहुत अच्छी थी, उबैद सबसे ज्यादा अच्छे थे। मैंने सोचा भी नहीं होगा कि किसी को इतनी खुशियां भी मिल सकती हैं। एक प्यार करती हुई जिंदगी मेरे साथ साथ चलने लगी थी। हर चीज बहुत खूबसूरत थी। वलीमे के बाद दस्तूर के मुताबिक मुझे अपने घर जाना था, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था। इसीलिए मैंने उबैद से कहा, नहीं उबैद, वहां जाने को दिल नहीं चाहता। पर वो क्यों? इसलिए कि वहां मेरा है कौन? माँ है तो वो खुद ही आ जाती है। असद है तो इससे मेरा क्या ताल्लुक? वो तो ठीक है, लेकिन दस्तूर के मुताबिक तुम्हें जाना चाहिए। बल्कि ऐसा करो, हम चलते हैं और कुछ देर बैठकर वापस आ जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है। हम दस्तूर के मुताबिक मिठाई वगैरह लेकर पहुंच गए। मेरी माँ और असद ने खाने पीने का बहुत जबरदस्त एहतमाम कर रखा था, लेकिन मैं बस थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाना चाहती थी। और जब मैं लोगों से इजाजत लेकर उठने लगी तो असद ने मुझसे कहा, नीलोफर, तुमसे एक बात पूछनी है। जी फरमाइए। तुम ये बताओ, तुमने उबैद को कैसे पाया? ये कोई पूछने की बात ही नहीं है। मैं खुश हूं। क्या वाकई? जी हाँ, मैं इतनी खुश हूं कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें यह बताऊं कि मैं तुम्हें यही खुशी तो देने जा रहा था। असद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, ये मेरा वही दोस्त है जिसका रिश्ता मैंने तुमसे लगाया था। ये कैसे हो सकता है? बेटा, यही बात हुई है, मेरी माँ ने कहा। जब तुमने असद के रिश्ते से इनकार किया तो हम सब ने एक प्लानिंग के जरिए नवीद को तुम्हारे स्कूल में दाखिल कराया। फिर उबैद आहिस्ता आहिस्ता तुमसे करीब हो गए और अब अल्लाह के फजल से तुम दोनों एक दूसरे के हो गए हो। मैं हुनक बनकर उन लोगों की तरफ देखती रह गई। फिर असद ने मुझसे कहा, नीलोफर, तुमने ये कैसे समझ लिया था कि मैंने किसी साजिश के तहत तुम्हारी माँ से शादी की है? मेरा तुमसे बज़ाहिर कोई रिश्ता ना सही, लेकिन तुम्हारी माँ के हवाले से एक मजबूत रिश्ता तो है, और वो रिश्ता है बाप का। चाहे तुम मेरे खुलूस पर यकीन करो या ना करो। हाँ बेटी, अब क्या कहती हो तुम? मेरी माँ ने मुझसे पूछा। अब मैं इसके अलावा और क्या कह सकती हूँ कि बाप से मेरा रिश्ता गहरा, बहुत गहरा हो गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। असद ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दिया था। अब हम सब बहुत खुश हैं। मैं एक बेटे की माँ भी बन चुकी हूँ और असद मेरे लिए एक बाप की तरह है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे अल्लाह किया इस दौर में भी ऐसे लोग हुआ करते हैं। हमेशा याद रखें कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।